और नेक्स्ट अपन टॉपिक ले लेते हैं मिडल इंडिया के अंदर राज्य व खलीफा के मध्य संबंध, है ना। अब देखो यहाँ से ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्या है कि ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन इन द सेंस, जैसे अभी थोड़ा सा इसका डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से पढ़ेंगे। टॉपिक तो ये ऑल इन वन अलग से पढ़ेंगे कि दिल्ली के अलग अलग सुल्तानों के क्या संबंध है खलीफा के साथ। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले अलाउद्दीन खिलजी देखा ही था कि भाई मैं कुछ नहीं जानता कि खलीफा क्या कहता है, मैं तो जो जनता के हित में वो करता हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के क्या संबंध थे खलीफा के साथ। और खलीफा जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये कौन था, ये हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट था, हुआ करता था, ठीक है। पत्र व सिक्के देखो क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा, देखो खलीफाओं की 2 सीट हुई है, एक तो तुर्की हुई है और एक मिस्र हुई है। तो पहले तो मिस्र वाले पॉपुलर थे, लेकिन बाद में जब अपन 20वीं शताब्दी देखते हैं तो ये सीट शिफ्ट हो जाती है तुर्की के अंदर, तुर्क, है ना। मिस्र तो इजिप्ट है, और बाद में ये शिफ्ट 20वीं शताब्दी में 18वीं 20वीं के अंदर शिफ्ट हो जाएगी तुर्क, जिसको अपन तुर्की बोलते हैं ना, तुर्की, वहाँ शिफ्ट हो जाती है। खलीफा आंदोलन जो चलेगा, ठीक है। मिस्र के अब्बासी खलीफा से क्या प्राप्त किया, स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। अब देखो ये एक तरह से एक दूरदर्शिता ही थी कि अपन खलीफा को ओवरलुक कर देंगे ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अपन नहीं करेंगे ऐसे। तो ये बुद्धिमत्ता दिखाई कि खलीफा पत्र प्राप्त, स्वीकृति पत्र प्राप्त किया तथा खुतबा एवं सिक्कों में अपने नाम के बदले खलीफा का नाम अंकित किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसको याद रखो आप। खुतबा क्या होता है, खुतबा जैसे अपन इवनिंग प्रेयर होती है तो अपन तो जैसे क्या है, जैसे भाई हिंदुओं के आरती गाली, कोई गाली, जगने जगने हनुमान चालीसा, कुछ भी गाली भाई, ठीक है। और ये खुतबा क्या होता है, जब प्रेयर हो रही है तो उस खलीफा का नाम पढ़ना कि भाई उनका नाम, तो प्रेयर्स करना और प्रेयर्स में उस खलीफा का नाम आना। और सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफा का नाम, पीछे जैसे अपने सत्यमेव जयते लिखा रहा है सिक्के पे, तो उस समय संबंधित खलीफा का नाम ऐसे। और सिक्के पे देखते चांदी, अपन सांकेतिक मुद्रा देखते ही हैं, चांदी के टंके की जगह कौन सा टंका चला दिया था, कांसे का टंका चला दिया, उस पर नाम अंकित। छाया और समर्थन, उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल अल्लाह, मतलब मैं तुम्हारा प्रतिनिधि, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ठीक है, और ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, आदि वाक्यों का अंकित किया। मतलब उसने खलीफा की सोवरेंटी को चैलेंज नहीं किया। समझने वाली बात ये है यहाँ पे। ये टाइटल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जिलेला, है ना, लेकिन इतना सा ध्यान रखो कि अपने सुल्तान को क्या बताया, ईश्वर की छाया है, शेडो है। जैसे अपन देखते हैं इंसान खड़ा है और उसकी छाया बन रही है, तो जो मूल इंसान है वो तो कौन है, खलीफा है, ठीक है। और मतलब ईश्वर का मतलब है अभी खलीफा, और सुल्तान जो है वो क्या है, उसकी छाया है, वो खुद नहीं है। आप याद करो, अपन ने खिलजी वंश का अंतिम शासक पढ़ा था कौन, कांग्रेचुलेशन खिलजी। कांग्रेचुलेशन का क्या ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, मुबारक, है ना। तो कांग्रेचुलेशन खिलजी नहीं बोलना उसको, मुबारक सा खिलजी बोलना उसको, ठीक है। कई बार स्टूडेंट कहता है सर इसका ट्रांसलेशन क्या करूँ, होता है ना ट्रांसलेशन, मुबारक का खिलजी कर दूंगा, तो अलाउद्दीन का क्या करोगे ऐसे, तो उसका कांग्रेचुलेशन नहीं करना, लेकिन इसे याद रहेगा कांग्रेस। तो उसने खुद को क्या घोषित किया था, खुद को खलीफा घोषित किया था, मुबारक शाह खिलजी, है। दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में आता था, कुरान की नकल करता था, ठीक है। तो वो दूरदर्शी नहीं था। वो दूरदर्शिता क्या होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो इस्लामिक जो पॉपुलेशन है, जो इस्लाम कल्चर को मानने वाली है, वो आप में आस्था रखेगी, क्योंकि आप खलीफा में आस्था रखते हो ऐसे। अब जैसे आज मान लो कोई भी आज जैसे हेड ऑफ द स्टेट है, वो बोल दे कि मैं तो नहीं मानता रामायण महाभारत, मैं नहीं मानता गणेश जी और कौन थे ऐसे वैसे, तो एक वो जो सुनता है उसको लगती है कि नहीं लगती, अरे यार वोट नहीं दूंगा मैं तो, है कि नहीं, क्योंकि ये आस्था का विषय है, वो उनके अंदर जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, जैसे आज मान लो किसी ने भी कुछ जैसे बोल दिया, तो आप देख लो जैसे बोला हुआ, तो एक बार देखना आप, जैसे डेनमार्क के अंदर क्या हुआ है, किसका कार्टून बनाया था जो आज तक डेनमार्क भुगत रहा है। कार्टून ही बनाया था केवल वहाँ के न्यूज़पेपर ने, जैसे अपने आर के लक्ष्मण आते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऐसे ही वो कॉमन मैन, ऐसे वहाँ डेनमार्क में छपा था। आप देखना वह डेनमार्क कार्टून कंट्रोवर्सी क्या थी, अभी तक भुगत रहा है डेनमार्क उसको कि मैंने क्यों किया यार ऐसे। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, ये धर्म वाला मुद्दा ही ऐसा है, और अमूमन होते ही रहते हैं कुछ भी, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते ही वैसे, तो ये वही थी है। तो धर्म लोगों के एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, उसको टच कर दोगे तो, अगर पॉजिटिव टच करोगे तो वाहवाही होगी, है, नेगेटिव टच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप जैसे सरकार देखते हो, नो डाउट अपन एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन सरकार वैष्णो देवी का आयोजन भी करती है, अमरनाथ यात्रा भी करती है, कैलाश मानसरोवर भी करती है, हज भी करती है, हज का भी सरकार की तरफ से प्रमोशन होता है पूरा। और अगर बुद्धिस्ट की जैसे दलाई लामा आ जाए, उसको पूरा संरक्षण है, जैनियों का सारा संरक्षण, हर तरह से संरक्षण है। तो कहने के अंदर तो अपन सेकुलर स्टेट है, लेकिन हर धर्म को प्रेस है। और सेकुलर की अपने आप परिभाषा क्या है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म संभाव, कि हर धर्म के पैटर्न, हर धर्म को पैट्रोनेज देगी सरकार, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं हो,
ये अपना पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ समझ गए आप कि क्यों उसने ऐसा किया, है ना। ये केवल शब्द नहीं है, इनको जानना बहुत जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। फिर क्या उलेमा और वर्सेस खलीफा, उसने क्या देखा, उलेमा कौन थी, इनको थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। थियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जैसे वो इंटरप्रेट करते हैं कि खलीफा ने क्या बोला, उसका मतलब क्या है, कुरान में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन। थिंकर्स, जैसे आज जैसे अपन देखते हैं जजेस जैसे जो होते हैं, तो ये उस समय जजेस हुआ करते थे कि जैसे मान लो किसी ने कुछ कर दिया, किसी सुल्तान की जैसे कहना नहीं माना, एहसान खाने जैसे नहीं माना, मावर में गलती करी, तो अब कुरान क्या कहती है, तो कुरान ये उलेमा बताएंगे क्या कहती है। ठीक है, उलेमाओं का विरोध मोहम्मद बिन तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना है, इसलिए सुल्तान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना तथा अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना एक राजनीतिक कारण भी था। उलेमाओं की वो नहीं सुनता था, भाई सुप्रीम जो है उसकी मानो ना, अपने तो छोटे मोटे के अपने चक्कर में नहीं पड़ना। उलेमाओं के अपन मानेंगे तो वो तो फिर मनगढ़ंत बता देंगे कुरान में ये लिखा है, ये इसको ऐसे सजा मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम पावर को मान लो, कहते ना हाथी के पाँव में सबका पाँव आ गया, तो बस वो सुप्रीम पावर को अपन अथॉरिटी दे रहे हैं, तो जनता सब अपने मानेगी। जनता उस खलीफा को जानती है, जनता उलेमा को नहीं जानती। फिर उलेमा कैंसिल किया है। सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास और इस्लामी कानून के में विशेष दिलचस्पी रखता था। खुद ही मैंने बताया जैसे विद्वान था, अनेक भाषाओं को कहता था, तो उसको तो खुद ही पढ़ लेता था, तो कुरान में क्या सजा दी है, उलेमा से मैं क्यों पूछूं, लाओ रे लाओ कुरान लाओ, मैं पढ़ता हूँ कुरान में, और ये बिल्कुल सही है यार, कुरान बिल्कुल पाक ग्रंथ, और मेरे को इसकी इंटरप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। दिलचस्पी रखता था और उलेमा वर्ग की त्रुटियों के प्रति सजग था। ये देख लो, उलेमा वर्ग की त्रुटि, हो सकता है कि कोई उलेमा इस्लामी से खास प्रेम रखता हो सकता है कि कोई उलेमा का कोई रिलेटिव राजधानी परिवर्तन के अंदर प्रभावित हुआ हो, तो फिर वो मेरे को मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, और मैंने अगर उसकी गाइडेंस में गलत काम कर दिया सुल्तान ने, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपने खुद ही पढ़ो ना। उलेमा वर्ग ने जानबूझकर अपने स्वार्थ और हितों के लिए इस्लाम की सही व्याख्या नहीं की, यह मानकर सुल्तान उलेमा वर्ग के विरुद्ध हो गया। तो खलीफा के विरुद्ध हुआ क्या, नहीं हुआ, सिर्फ उलेमाओं का उसने कहना नहीं माना। तो देखो ये हायरार्की में कई बार जैसे पहले मैं बता चुका, नॉर्दर्न खिलजी में सबसे ऊपर तो कौन है, खलीफा। ठीक है ना, मतलब वैसे अपन और भी जैसे देखो तो सबसे ऊपर तो देखो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, पैगंबर। फिर पैगंबर का प्रतिनिधि जो धरती पे जो है, पैगंबर साहब तो आपको दिखेंगे नहीं ना, धरती पे जो दिखेगा वो कौन है, वो खलीफा है। ठीक है, और खलीफा के जैसे जो आगे और होते थे वो होते थे उलेमा। ठीक है ना, इसको ऐसे बोलेंगे पैगंबर, PAGIMBR पैगंबर, है ना। हजरत मोहम्मद साहब ने नाम सुना ही आपने, वो पैगंबर के जो प्रतिनिधि हैं, जो आज उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो खलीफा है। ये धरती पर आपको दिखाई देंगे व्यक्ति के रूप में, खलीफा, खिलाफत जो बोलते हैं। और उनके जो प्रतिनिधि आपको जगह जगह जैसे दिखाई देंगे, वो कौन है, उलेमा। आज जैसे अपन जैसे हिंदू धर्म में देखें तो पैगंबर कौन, वही अपन जैसे राम, कृष्ण, हनुमान जी, वो सब हो गए, मतलब क्या, जिनको अपन देख नहीं सकते ऊपर। खलीफा कौन, जैसे अपन देखते हैं हिंदू धर्म में क्या हो गए, जैसे शंकराचार्य जैसे जो हो गए। फिर शंकराचार्य के प्रतिनिधि अपन जैसे देखते हैं तो अलग अलग जो बड़े बड़े महंत हैं प्रतिनिधि हो गए, अलग अलग अखाड़ों के जैसे जो हेड होते हैं प्रतिनिधि हो। तो ये अपन इस्लामिक धर्म के हिसाब से देख रहे हैं, और इंडियन कल्चर में जैसे मैंने बताया आपको। देखो पैगंबर जैसे मान लो अपने राम लक्ष्मण, ठीक है, हनुमान जी। खलीफा वो हो गए अपने शंकराचार्य, और उलेमा क्या हो गए जो आज अपन महंत देखते हैं, ये आज क्या होगा, क्या करोगे। हाँ, वो चिश्ती, वो तो सूफी संत थे, वो तो भारत में आए थे। हाँ, भारत में आए थे, तो वो मतलब वो देखो ये क्या है, ये तो एक तरह से रेडिकलपन को दिखाता है, और वो सूफी संत थे, मतलब उनको, मतलब नो डाउट वो पैगंबर साहब खलीफा को मानते थे, लेकिन वो खुद लोगों को मतलब आकर्षित करते थे अपनी शिक्षाओं से, जो व्यवस्था उस समय फैली हुई थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसके प्रति वो ज्ञान दिया करते थे। हाँ, मतलब माना जाता है, लेकिन वो मतलब इस संदर्भ से नहीं, वो यूं कि भाई उन्होंने समाज के लिए इतना काम किया कि वो उनको ईश्वर के समान मानते हैं। जैसे आप वैसे ही देख लो, जैसे अपन जैसे कबीर है ना, तो कबीर साधारण व्यक्ति थे, लेकिन काम इतना किया कि आज जैसे मंदिरों में फोटो लगी हुई है, और अपन कबीर के मंदिर है कि नहीं है, अपने शिरडी अपन जाते हैं तो कबीर का भी मंदिर है, ऐसे तो ईश्वर का दर्जा उनको फिर दे दिया। और जैसे मदर टेरेसा है, आप चर्चेज में चले जाओ, मदर टेरेसा को आपको ईश्वर के समान दर्जा दिखेगा, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए काम किया, ऐसे इक्विवेलेंट ऐसे है। समझ गए, तो ये ध्यान रखो। अब देखो ये, अब इसमें आप सारा देखो, अभी देखो क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, जब अपन है ना, जब खत्म हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, तो इंटीग्रेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का खलीफा के साथ संबंध, और ये मेंस में क्वेश्चन आता है, और प्री में भी जैसे ऐसा। अब बताओ मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको अनदेखा किया था, अभी मैंने 3 बताया आपको,
पैगंबर, खलीफा और सबसे नीचे उलेमा। तो किसको कौन देगा? ये उलेमा। मतलब पैगंबर को तो माना है ईश्वर की छाया हूँ मैं, है कि नहीं है? सुल्तान ईश्वर की छाया आया था ना, ये ईश्वर मतलब पैगंबर। और खलीफा माना कि नहीं माना? अब्बासी खलीफा को मतलब माना ना, मिस्र के अब्बासी खलीफा को, ये माना, लेकिन उलेमाओं को नहीं माना। यही क्वेश्चन आ जाता है बस। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं की सत्ता को अस्वीकार किया, गलत। किसकी सत्ता को अस्वीकार किया था? थियोलॉजियंस, उलेमाओं। अब स्टूडेंट क्या होता है, उसको सत्ता ही पढ़ता है बिल्कुल ही मोटा मोटा, अरे पढ़ लिया, ठीक है मैंने चैप्टर 7 पढ़ लिया, ठीक ठीक आ गया अब क्वेश्चन आया तो यार उसमें लिखा हुआ था उलेमा को नहीं माना, तो उलेमा खलीफा एक ही हो गए ना यार, कहाँ एक हो भाई? तो तसल्ली से पढ़ोगे नहीं, ठहराव से वो फट। आप ये देख लो NCERT 2 दिन में खत्म करूँगा तो 2 दिन में ऐसे होगी यार खत्म। ठहराव लेना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर NCERT खत्म होगी चबा चबा के। तो बिल्कुल वैसा ही खाना 1 मिनट में खाया और खाना 10 मिनट में खाया। अब देख लो आप 1 मिनट में खाएंगे तो पता ही नहीं क्या खाया, खाया है बस इतना है, और कितनी देर पेट में रहेगा ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ है। तो पैगंबर, खलीफा और उलेमा, उलेमा को अस्वीकार किया। सेम का सेम रेप्लिका था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है, माना उसको, लेकिन तुम मुझे मत बताओ क्या लिखा हुआ है कुरान में, जो सल्तनत और जनता के हित में वो मैं करूँगा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बस ये तो दूरदर्शी था, ये जो एक्सपेरिमेंट थे वही उल्टे पड़ गए ऐसे। खैर अपने तो भावुक मत हो, अपना आगे चलो, ठीक है। ये समझ गए राज्य व खलीफा के मध्य संबंध, ठीक है, याद रखो, अभी लिखाऊंगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, देखते हैं प्रशासनिक सुधार, ठीक है। एक बार खलीफा की रीडिंग लगा लो थोड़ा सा, वो उसमें वो रे डायग्राम बनाओ जैसे मैंने अभी बताया था, पैगंबर, खलीफा और उलेमा। पैगंबर के आगे टिक लगाओ, खलीफा के आगे टिक लगाओ और उलेमा के आगे काटो। पेन से बना लो साइड में कहीं भी, नोट्स में बना लो किसने, हाँ बिल्कुल। तो उसको क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो वो अपने को याद रहेगा। थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर ना किसने जगह छोड़ दिया करो, क्योंकि आप जैसे स्पायरल करेंगे ना तो कट जाएंगे वो, राइट में लिख लिया करो, तो उससे अपन को एक नट शेल के अंदर थ्योरी के रूप में याद रहे। माइक्रो बन गया ना, अब वो क्वेश्चन आया उलेमा सर, सुल्तान व खलीफा, वो याद आ गया सर, पैगंबर टिक, खलीफा टिक, काट दो उसको। और जिसमें टिक टिक लगते हैं ना, टिक टिक का मतलब है कि आपने परमिशन ले ली, उसका खुतबा पढ़ाएंगे और सिक्कों पे नाम होएगा। ये टिक का मतलब ये होता है, परमिशन, खुतबा और सिक्का। क्योंकि अपन सीधा ये जनरलाइज स्टेटमेंट लिख देंगे ना, खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, है ना, उसमें दम नहीं आएगा। फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा, तथा खलीफा का नाम खुतबों के अंदर रखा तथा सिक्कों पे गुदवाया, कोइनेज का हिस्सा बना उसका, तब वो दम आएगा स्टेटमेंट में। खुतबा बस प्रेयर में उसका नाम लेना, कि शाम को जैसे प्रेयर हो रही है, अजान जैसे अपन बोलते हैं वो हो रही है, तो उसमें उसका नाम लेना। ओके, चलो आओ, कोई कंफ्यूजन बताओ खलीफा वाले में? सब सही, निर्मला ठीक है, सब आया समझ में, है ना? इसका रिवीजन करो एक बार जाके, और चीज़ समझ में आएगी। चलो आओ, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार का पहला देखो माइक्रो वर्ड है पदच्युत, मतलब हटाना, रिमूवल। तो अब देखो हटाएंगे किससे? अब आप खुद ही सोच लो कि जो सुल्तान की मंशा के अनुरूप जो काम नहीं करेगा या विद्रोह में जो साथ देगा, दक्षिण के अंदर सर्वाधिक विद्रोह हुए 34, 27 दक्षिण में हुए, उनमें कोई संलिप्त पाया जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे अमीर वर्ग अपने देखे, और एक कौन, एहसान खां, ठीक है, तो उनको हटा दिया पोस्ट से। प्रशासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर क्या था, उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लो, एहसान खां, ठीक है, एहसान खान ने ये बोला कि तुम मेरे एहसान भूल गए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला तुम मेरे एहसान भूल गए, ठीक है। और फिर साइड में लिख लो अमीर, तो आपको याद आ जाएगा ना। और बीच में लिख दो अपने माबर, पढ़ाई था अपने माबर 1335 वाला, मदुरई 1335 में विद्रोह हुआ ना, एहसान खां का विद्रोह माबर में। ऐसो को हटा दिया, नहीं चाहिए तुम मेरे को, तो उन्होंने बोल दिया मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, संभालो, भूल गए एहसान। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जातियों में, ठीक है। जातियों में जैसे क्या था, जैसे अपन देख रहे हैं कि भाई अभी अपन देख रहे हैं GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक,
तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे भाई गुलाम वंश का रख लिया, खिलजी रख लिया, तुगलक को जैसे रखना, तो इन्होंने देखा कि नहीं नहीं, और तुगलक रखा ऐसे अपन अगर जैसे अगर जो अपने अमीर वर्ग के जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसका बेस ब्रॉड नहीं करेंगे ना, ब्रॉड बेस, तब तक अपन स्टेबिलिटी नहीं पा सकते हैं। तो अन्य लोग, अन्य जातियों के लोग भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे अफगान हो, समझ लो अफगान हो, ये तुर्की थे, तुर्की से आए। फिर जैसे अपन ने सेंट्रल एशिया पढ़े, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उनमें भी कोई अच्छा उसको लो, भारतीयों में जो हिंदू हैं उनको प्रशासन में लो। तो प्रशासन को उन्होंने ब्रॉड बेस किया। कोई भी बड़ी इमारत होती है, आज अपन देखते हैं कि बुर्ज खलीफा का मान लो टॉप ये है, ठीक है ना, टॉप इतना ब्रॉड है, तो बेस भी इतना ही ब्रॉड थोड़ी है उसका, बेस कम से कम इतना ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, तब जाके वो ऐसे ये तो उसका इतना एलिवेशन आ पा रहा है, ये समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आएगी, जितना बेस ब्रॉड होगा। तो यही प्रशासन के अंदर है। पिरामिड्स देखो नीचे से बेस ब्रॉड है कि नहीं, तो अगर आपको ऊंचाई पानी है तो बेस क्या होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। जैसे टैक्सेशन के अंदर अपन बोलते हैं कि बेस ब्रॉड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होने चाहिए, तो टैक्स स्लैब्स के अंदर चेंज होता है। तो ऐसे ही प्रशासन का बेस ब्रॉड करो, जिससे कि प्रशासन क्या पाए, ऊंचाइयाँ पाए। अगर बेस ही संकुचित होगा तो आप ज़्यादा ऊंचा नहीं ले जा सकते। ऐसे कुतुब मीनार में आप देखो, ऊपर से तो कितना दिखता है और नीचे बेस देखो आप, ऊपर इतना है कि 2 आदमी भी जैसे यूँ हाथ बंधे ना तो वो बीच में आ जाएगा घुमा, और नीचे इतना है कि 10 आदमी भी अगर उसको यूँ ऐसे सर्किल बनाएंगे तो भी वो मतलब सरकमफ्रेंस नहीं होएगा, देख लो, है ना। तो ये ब्रॉड बेस यही था कि अन्य लोगों को लेके आओ, और अन्य लोग कौन से, जिनके अंदर क्या होनी चाहिए, उनके अंदर मेरिट बेस था। ऐसा नहीं हिंदू है तो चलो ले आओ, अफगान है तो ले आओ, नो 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 नो, पहले तुम्हें हुनर बताओ तुम्हारे अंदर क्या है, क्या क्या आता है तुमको, गणित आती है, क्या आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, क्या आती है, स्टेट को तुम क्या दे सकते हो, तुम धनुष चला सकते हो, तुम घोड़े चला सकते हो, तुम हाथी क्या चला सकते हो, या तुम भाग सकते हो, क्या कर सकते हो, हुनर है, योग्यता है, तो स्टेट का हिस्सा हो, ठीक है। जातियाँ तो आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर वर्ग में खानदानी अमीर, खानदानी क्या जैसे अपन बोलते हैं हम खानदानी लोग, खानदानी क्या मतलब जो एक वंश परंपरा से चले आ रहे थे प्रशासन के अंदर, दादाजी थे, बेटे जी आ गए, फिर वो चला ही आ रहा था। तो खानदानी के अतिरिक्त कई जातियों, अब कई जातियों के अंदर जैसे आप लिख लो ईरानी, ईरान का, अफगानी और हिंदू, उन सबको उन्होंने शामिल किया, ईरानी, तुरानी, हिंदू। और वो सब किस पे थे, जिसमें देखो आगे भी जैसे लिखा हुआ देखो मंगोल, ठीक है ना, मंगोल, ये जो अपन ने अफगान लिखा ना, ये अफगान, ये ख्वारिज्म से आते थे। मंगोल विदेशी में ईरान, और फिर हिंदू जैसे जो यहाँ के नेटिव्स थे, जिम्मी बोलते थे जिन्हें, जिम्मी, जिनसे जजिया वसूला जाता था, हिंदू में लिख लो जिम्मी, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी ये। तो इससे क्या है को टोटलिटी वाली फील आती है सभी के अंदर, नहीं स्टेट हमारी है, हम स्टेट के हैं, ऐसे समझ गए। और फिर ये सबको शामिल किया तो उसका आधार क्या था, क्या है माइक्रोवर्ड अपने, योग्यता। नस्ल एवं वर्ग विभेद को समाप्त करके मोहम्मद बिन तुगलक ने मेरिट पर ध्यान दिया। योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्ति की नीति मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपनी पूर्णता पर पहुंच गई। नो डाउट ये बलबन में भी थी, अलाउद्दीन खिलजी में भी थी, लेकिन क्लाइमेक्स कहाँ देखते हैं अपन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अन्य को शामिल किया ना, देखो कई जातियों को, बशर्ते आप में क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। कई जातियों पर ऐसे करके ऐसे एरो लगा लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे खास कौन कौन उसकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अब देखो अभी अपन पढ़ेंगे, देखो किसी को मुस्तखराज, किसी को गुजरात का, किसी को सेना प्रमुख। देखो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख कौन, शिहाबुद्दीन को दीवानुल, मतलब दीवान मुस्तखराज तो विभाग था, और उसका हेड जो होता था वो दीवानुल मुस्तखराज। ये कौन सा डिपार्टमेंट था, राजस्व का, लैंड रेवेन्यू वाला, जो कि बनाया किसने था, किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तखराज, खराज आ रहा है भू राजस्व। शेख मोइनुद्दीन, अब देखो सूफी, ये सूफी शेख है, सूफी संत था, लेकिन योग्यता थी तो रेवेन्यू का हेड बना दिया कि नहीं बना दिया, ये नहीं देखा कि तुम सूफी संत हो। फिर देखो शेख मोइनुद्दीन को गुजरात का गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत हुआ करता था गुजरात, ठीक है। सैयद कमालुद्दीन गर्ग है ना, कमालुद्दीन गर्ग भी मिलता है, कमालुद्दीन अमीर किरमानी, सैयद किरमानी का नाम सुना ही होगा आपने। ये किरमानी को सेना में नियुक्त कर दिया गया, किरमानी पे गोला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये देखो अलग अलग थे, ये सैयद जो है ना, सैयद और लोधी वंश आएगा, तुगलक के बाद सैयद आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ये कमालुद्दीन गर्ग किस में आ गया, सेना में आ गया।
तो अपन पढ़ेंगे तुगलक के बाद जो सैयद आएगा ना वो यहीं से आ जाएंगे सैयद। आप देखो अब जैसे गयासुद्दीन तुगलक अपन जैसे देखते हैं तो उसने अलाउद्दीन के समय वो धीरे धीरे सेना के अंदर वो पैठ जमाने लग गए, फिर वो कांग्रेस खिलजी के समय और मौका देखते ही लो आ गए। ऐसे ही देखो अपन जैसे लास्ट में पढ़ते हैं बलबन के बाद जब अपन देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो वो मिलिट्री के अंदर पहले उन्होंने पैठ जमा लिया था। तो अभी मैं बताया था दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता, तो ये सैयद अब यहाँ आ गए सीन के अंदर सही। तो अभी पढ़ा था ना अन्य को, अन्य कई जातियों को, तो उसमें आ रहा था विदेशी, तो ये सैयद से वही है सैयद जो अफगानिस्तान से आए जैसे आ जाए, है कि नहीं। तो कजाकिस्तान उज्बेक ये सारे वही हैं और उन्हीं के अंदर एक है सैयद। सैयद और लोधी आएगा कि नहीं GKTSL, तो ये सैयद है। अब इसने क्या संभाल लिया सैयद ने? सेना। सैसे सैयद, सैसे सेना और किरमानी। अब ये वही जब तख्ता पलट होएगा ना, जब तैमूर आ गया मार काट कर दिया, तो सेना की कमान तो मेरे हाथ में ही है ना। आज देख लो सेना क्या कर सकती है, देख लो बांग्लादेश सेना क्या कर सकती है, देख लो पाकिस्तान सेना क्या कर सकती है। तो अब ये किरमानी, अरे हटो, गया हो गया तुगलक, टाइम ओवर, अब कौन आएंगे, अब सैयद आएंगे, सैयद वंश की स्थापना करें। ये सही ये नहीं करेगा, लेकिन बता रहा हूँ जैसे अभी इन्होंने अब धीरे धीरे आ गए ना सेना कंट्रोल, समझ गए। तो ऐसे नाम याद रखो। तो प्रशासनिक सुधार के अंदर ये चीज़ें कि पदच्युत हटा दिया, अगर तुम उपद्रव फैलाओगे एहसान का, अन्य जातियों को शामिल किया, ब्रॉड बेस हो, एकता का एक वो है, योग्यता के आधार पे ऐसे शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कौन, शेख शिहाबुद्दीन दीवाने मुस्कराज, शेख मोइनुद्दीन गुजरात और किरमानी को सेना, सैयद किरमानी। ऐसे सैयद पे गोला लगा दो, जैसे सैयद वंश अपन को पता रहेगा कि हाँ आगे सीन में कौन आने वाला है। GKTSL है कि नहीं है भाई, गुलाम GKT फिर SL, तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, तो ये सैयद ये आ गया, सैयद किरमानी आ गया कि नहीं आ गया। और फिर लोधी से अपन पढ़ेंगे अफगान। तो मैंने लिखाया था ना विदेशों को शामिल किया, तो उसमें ईरानी अफगानी, तो फिर नेक्स्ट नंबर आएगा इन अफगानियों का, ऐसे ठीक है। बैलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये सब अफगान के अंदर आएंगे लोधी के अंदर। तो यहाँ से देखो आप अपने ब्रॉड बेस, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो क्या सोच के किया था कि ब्रॉड बेस होगा ये मिलेगा, अब उसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा ये देख लो अब आप, है कि नहीं। फिर गुट बनने लग गए अलग अलग। फिर जैसे अपन देखेंगे बाद में क्या होगा कि एक तो हो जाएगा विदेशियों के गुट जो मतलब इनके वंशज थे, ओरिजिनल रूप से ये थे, और एक वो जिनको बाद में अपने शामिल किया जो इंडियंस आ गए। तो एक तो हो जाएंगे नेटिव्स जो इंडिया के और जो अदर्स थे, और एक ही हो जाएंगे ओरिजिनल। तो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर हो जाएगा। इनसाइडर तो कौन हो जाएंगे, ये जो हिंदू थे यहाँ के, ठीक है, कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे वो। और आउटसाइडर्स कौन से हो जाएंगे, जो इनके वंशज हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही आए थे, गुलाम वंश, तुगलक खिलजी में जो साथ है, उनके भी तो वंशज आगे चले ना। तो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर हो जाएगा गृह युद्ध, तो वही धीरे धीरे पतन कारण बनेगा ऐसे। तो ब्रॉड बेस करने के फायदे भी थे, नुकसान भी थे। फायदे जब थे जब ये पूरे बेस पे कंट्रोल किसका हुए, सुल्तान का एक का। और नुकसान कब थे, जब अपनी अपनी सब वो कहते हैं ना, अपनी अपनी तूती अपना अपना राग, तो वो कब होएगा, जब सुल्तान या नहीं हो रहा, वो वाली चीज़, समझ गए। अब जैसे मान लो ब्रॉड बेस, जैसे ठीक है अपन क्लास में बैठे हैं, जब तक मैं हूँ सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सब शांत, जैसे बाहर गया तो वही अपनी तूती अपना अपना, वो वाली बात, ठीक है ना। तो ये साम्राज्य के अंदर चलता है ऐसा। तो ये प्रशासन में था। फिर नेक्स्ट अपन आर्थिक सुधारों में जैसे उत्कर्ष चला, साम्राज्य विस्तार, ये नेक्स्ट में देखते हैं अपन, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने ये देखा प्रशासनिक, भाई अपन ने इसमें दो देखे, खलीफा का देखा और खलीफा के साथ साथ अपन ने प्रशासनिक देखा। प्रशासनिक की एक बार रीडिंग लगा लो, कोई कन्फ्यूजन मुझे बताओ। माइक्रो वर्ड याद रखने, देखो मैं कई बार बोलता हूँ ना रीडिंग लगाओ, तो इस माइक्रो वर्ड को पढ़ोगे पहले बैठते ही, फिर आगे बढ़ोगे।